नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। हम जानते हैं कि डॉक्टर नेहा शाह एक बेहद प्रतिष्ठित डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बनारस में और इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इस टॉक शो के ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए हम उन हर इंसान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद हमारे साथ इस शहर में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग से, दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम हर रोज़ की जो हमारी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एकदम सॉल्यूशन के माध्यम से ट्रिम आउट कर देते हैं, है ना डॉक्टर साहब? एक आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं अ, आज एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है अ, हमारे एक क्लाइंट की और हमारे एक व्यूअर की। उन्होंने कहा मैम आपने इतने सारे टॉपिक से बात किया, आपने अर्टिकेरिया पे क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अर्टिकेरिया से बहुत महीनों से जूझ रही हैं और वो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर हैं और वो चाहती हैं कि हम लोग अर्टिकेरिया पे कुछ डिस्कस करें, कुछ बातें करें और बताएँ कि कैसे उससे हम लड़ सकते हैं। ये एकदम से इम्प्रोवाइज़्ड सेशन होने वाला है मुझे लगता है क्योंकि मैं कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था और अर्टिकेरिया आपने कहा, हालाँकि ये टर्म मेरे लिए बिल्कुल नया है, मुझे बिल्कुल इस बारे में नहीं पता और हालाँकि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थैंक्स टू द व्यूअर्स बिकॉज़ वी ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू गेट द कनेक्ट, गेट द कंटेंट कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सो दैट मीन्स अर्टिकेरिया इज़ अ डिमांड। आपने अर्टिकेरिया के बारे में नहीं सुना होगा पर आपने जलपुत्ती या जलपित्ती जो हम लोग कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया ही बहुत कॉमन है। उसके बारे में सुना हो। मैंने सुना है, लेकिन लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, है क्या ये जलपुत्ती या अर्टिकेरिया? हाँ, तो अर्टिकेरिया बेसिकली रेड रेज्ड इची बम्प्स हैं जो आपकी स्किन या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे डेवलप हो जाते हैं एज अ रिएक्शन टू समथिंग। ओके। मतलब कुछ भी आपके साथ कुछ खाया पिया या बहुत सारे इसके ट्रिगर्स हैं, हुँ, तो ऐसे फूल जाता है। वो छोटा भी हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर या कभी कभी वो सिर्फ 10-12 सेंटीमीटर्स बड़े भी हो सकते हैं। मतलब फैलने की बात आप कर रही हैं कि 10-12 सेंटीमीटर फैल जाते हैं इतने ऊँचे में? बड़े बड़े बम्प्स हो जाते हैं और वो थोड़े सूजे रहते हैं, बीच में वाइट रहता है, साइड में रेड होता है, वो एक वेल डिमार्केटेड, उनको प व्हील्स भी कहते हैं। बाप रे! हुँ, लेकिन वो इची बहुत होते हैं, पेनफुल नहीं होते हैं और बस ये बस? बस को अगर हम उल्टा कर दें मिरर इमेज में तो सब है ये। तो पूरी बॉडी में पैचेज़ हैं और रेडनेस हो रखी है और इचिंग हो रही है। आप पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज़ नहीं कर तो सकते। प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा ट्रबलसम भी होता है क्योंकि इची है तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर होती हैं। जी। जैसा कि आपने कहा, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से जाने में थोड़ा-सा संकोच लगता है क्योंकि लोगों को कहीं-कहीं ये भी डर लगता है कि मुझको फैल तो नहीं जाएगी, जी। बट इट इज़ नॉट कंटीजियस। ओह! इट इज़ नॉट एट ऑल कंटेंजियस। लेकिन मैं सुन के ही मुझे जो लग रहा है कि इट्स वेरी डिप्रेसिंग, मतलब मैं सुन के मैंने कभी ये जाना नहीं था और पहली बार सुन के लग रहा है यार, अगर कभी ऐसा होगा मतलब कैसे जाएगा कोई, काम पे कैसे जाएगा, फंक्शन में कैसे जाएगा, सिंपली फैमिली डिनर में कैसे जाएगा? तो आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है? यही प्रॉब्लम मेन होती है एक्चुअली। एक तो वो कभी भी हो जाता है। हुँ, कोई टाइम निश्चित नहीं है तो इंसान उस हिसाब से प्लान नहीं कर सकता ना कि करेक्ट। चलो इस वक़्त हमको हो जाएगा तो ठीक है हम समय वो कभी भी हो जाता है, किसी भी ट्रिगर से हो सकता है। कुछ तो आपको पता चल जाता है गेस वर्क से, कुछ आपको नहीं पता चल जाता है और इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन लेकिन इट्स ट्रीटेबल, इट्स क्योरेबल। अ, कुछ परसेंटेज 5-10% को छोड़ के बाकियों में तो ये कंप्लीटली क्योर हो जाता है। कुछ में इसको थोड़ा समय लगता है पर ये क्योर हो जाता है। तो मैं पहले उस बड़े वाले ब्रैकेट की बात की करूँगा जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। कैसे होता है ट्रीटमेंट? कितना टाइम लगता है और कैसे उसको अ, लाइक टैकल करना चाहिए पेशेंट को कि नाउ आई शुड बी गोइंग एंड सीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट? पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अर्टिकेरिया होता क्या है? हुँ, तो आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग मास्ट सेल्स कहते हैं। जभी भी कोई ट्रिगर उसको पहुँचता है ऐसा, तो वो अपने में से केमिकल रिलीज़ करती है जिसको हम लोग हिस्टामीन कहते हैं। तो जो हिस्टामीन है, वो आपकी स्किन को स्वेलिंग करता है, रेडनेस, वैसोडाइलेशन करता है। तो रेड, इची, स्वेलिंग सब हिस्टामीन की वजह से होते हैं। तो कोई भी ट्रिगर जो हिस्टामीन रिलीज़ कराता है मास्ट सेल से, वो अर्टिकेरिया कॉज़ करता है।
तो सबसे पहले तो हम लोग एंटी हिस्टामिनिक से थे, जैसे हिस्टामिन रिलीज हो गया तो ऐसी दवाएं जो हिस्टामिन को या तो काउंटरएक्ट कर दे करेक्ट। या उसको ब्लॉक कर दे। हम्म। तो जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है अर्टिकेरिया का वो है एंटी हिस्टामिनिक्स। ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट टेपर ऑफ करते हैं। हम्म। ये इसका प्रोटोकॉल है जो कि लिटरेचर में भी दिया हुआ है कि हम लोग पहले एक सेट डोज से स्टार्ट किया, सपोज हमने वंस डेली दिया, फिर हम ट्वाइस पहुँचे, फिर हम 3 टाइम्स पहुँचे, फिर हम 4 टाइम्स पहुँचे एंड देन धीमे धीमे टेपर ऑफ। यहाँ पेशेंट क्या गड़बड़ी करते हैं, उनको लगता है यार 2 हफ्ते से दवा खा रही हूँ, बंद करके देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। तो ये नहीं करना है। एक्चुअली वो ठीक तो हो जाता है बट उसको धीमे-धीमे टेपर ऑफ करना पड़ता है बंद और ये करते ही दिख जाता है। और वापस आ जाता है तो कहते हैं, "अरे डॉक्टर साहब 1 दिन ट्राई किए थे ठीक तो हुआ नहीं। अब 2 हफ्ते में तो कोई यूँ फ़र्क नहीं पड़ा।" पर एक्चुअली इट टेक्स टाइम। हम लोग धीमे-धीमे जब आप टेपर ऑफ करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ठीक हो जाता है। दूसरा चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं कि डॉक्टर साहब 1 दिन में 4 गोली इस दवा की खानी पड़ेगी। सो ये सेट प्रोटोकॉल है, मतलब और खाना ही पड़े। एंटीहिस्टामिनिक सेफेस्ट है। हाँ। सो उससे आपको कोई, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो इट इज़ वेरी सेफ टू कंज्यूम एंटीहिस्टामिनिक्स। 4 टाइम्स डोज भी अगर आप 1-2 महीने तक भी खाते हैं तो इट डजंट हार्म योर बॉडी एज लाइक अदर मेडिसिन, क्योंकि अगर हम एंटीहिस्टामिनिक्स नहीं दे रहे हैं तो हम और दूसरे स्ट्रॉन्गर मेडिसिन देंगे। करेक्ट। तो इट इज़ बेटर कि हम उसके फुल कोर्स को पहले कर लें। ओके। अगर 4 टाइम्स से भी आराम नहीं मिल रहा है देन वी कैन गो ऑन अ सेकेंडरी, मतलब दूसरी दवाओं पे। ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स का, साइक्लोस्पोरिन का, फिर कुछ ओमालिजुमैब, ये सब आते हैं इसके बाद। तो ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग फेस करते हैं। एक टेन्योर अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ कि मिनिमम इतने दिन तो दवा खाना ही खाना है। तो जो अक्यूट अर्टिकेरिया भी ना 2 तरह का होता है, अच्छा। अक्यूट और क्रोनिक। तो अक्यूट मतलब कोई भी चीज़ अक्यूट मतलब कम समय के लिए। ठीक है। तो अगर 6 वीक्स से कम है तो हम लोग उसको अक्यूट बोलते हैं। अगर 6 वीक्स से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए तो उसको क्रोनिक कहते हैं। तो अक्यूट जनरली ना, अक्यूट तब दिखता है जैसे आपने कुछ खा लिया, नॉर्मली नट्स, पीनट्स, प्रॉन्स, फिश। बट ओनली इफ यू आर एलर्जिक टू द थिंग। हाँ, राइट। तो अगर आपको उससे एलर्जी है तो वो अक्यूट अर्टिकेरिया। करेक्ट। कभी कभी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ब्लैंकेट्स वगैरह गंदी रहती हैं, उससे आपको हो जाता है, तो दैट कम्स इन अक्यूट। कुछ वायरल इन्फेक्शन से, तो जो अक्यूट अर्टिकेरिया है वो 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाता है, कुछ 1-2 दिन में भी ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है? अक्यूट वाला ठीक हो जाता है मतलब ये because- डिपेंड करता है कि आपकी अर्टिकेरिया कैसा है। हाँ, जैसे आपने कॉजेटिव फैक्टर हटाया और ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन और लेगा। क्रोनिक मतलब, अब क्रोनिक भी 2 तरह का होता है। एक क्रोनिक स्पॉन्टेनियस, मतलब आपको उसका कॉज नहीं पता है, वो अचानक से हो जा रहा है। और एक क्रोनिक इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल मतलब जैसे कि वर्ड बताता है, कोई चीज़ उसको इंड्यूस करती है। करेक्ट। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई फूड एलर्जी हो सकती है, वो कोई कोल्ड हो सकता है, वो हीट हो सकता है, वो सन हो सकता है। तो फिर वो क्रोनिक इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया हो गया। तो इस हिसाब से वहाँ ट्रीटमेंट भी वैरी करता है। तो अगर स्पॉन्टेनियस है और अगर वो इन सब चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा है तो हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, अच्छा। ये जानने के लिए कि क्या इसमें कोई वेरिएशन है जिसको हम लोग ठीक कर सकें। नॉर्मली एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी, सीरम IgE, ए कंप्लीट हीमोग्राम, विटामिन D3, कभी कभी पेट के इन्फेक्शन से भी अर्टिकेरिया होता है, एच पाइलोराई के इन्फेक्शन से। तो ये सब चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। हुँ। और उसी हिसाब से मतलब ये बड़ी समझने वाली बात है कि अगर एलर्जिक है किसी चीज़ से, जैसे आपने कहा पता नहीं चलता है कैसे हो गया, और अम, 2 दिन बाद फैमिली फंक्शन है और आज अर्टिकेरिया दिख गया। तो अब ये दवा पे डिपेंड नहीं करेगा कि अर्टिकेरिया को हम कितनी जल्दी सबसाइड कर पाएँ, ये अर्टिकेरिया पर डिपेंड करेगा कि दवा कितने दिन में उसको सबसाइड कर पाएगा। नहीं देखिए, जैसे आपने कहा कि आप कहीं गए और आपको एलर्जी हुई या कुछ खाया हो गया तो वो अक्यूट आ गया, तो उसको हम लोग एंटी एलर्जी दे देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी। देन अगर नहीं ठीक होता है तो वी हैव टू गिव अ शॉट ऑफ स्टेरॉइड। बट देन इज़ इट पॉसिबल कि अगर ऐसी कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम आती है, तो 2 दिन में अर्टिकेरिया से थोड़ा आराम मिल जाएगा फंक्शन? खत्म भी हो जाता है। आप ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिनिक्स ले सकते हैं। हुँ। यू कैन कॉन्टैक्ट योर फैमिली डॉक्टर, नियरेस्ट वन अवेलेबल टू यू, और आप एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं। गॉड! कुछ प्रिकॉशंस है जो आप ले सकते हैं। हाँ, सपोज आपको अर्टिकेरिया हुआ एंड अभी आप तुरंत नहीं जा पा रहे, करेक्ट। सो यू कैन गो एंड टेक अ कूल शावर। ओके। आप लूज कॉटन क्लोथ से चेंज कर लें। आप कुछ मॉइस्चराइज कर लें बॉडी को। मॉइस्चराइजर क्या है, अर्टिकेरिया अंदर से होता है,
तो मॉइस्चराइज़र क्या है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है। एकदम से सबसाइड तो नहीं कर देगा, बिल्कुल। लेकिन आपके इचीनेस में, रेडनेस में वो सिम्पटम्स को कम कर देगा। प्लस आप एक सबके घर में आजकल एंटी एलर्जिक रहती है, आप एक ओवर द काउंटर एंटी एलर्जिक ले सकते हैं उसी टाइम। ओके, ओके, ओके। अब मुझे वही लग रहा था मतलब कि हम प्रॉब्लम को देखें कि हम प्रॉब्लम कितनी बड़ी हमारे दरवाज़े पर आकर खड़ी है। तो अगर अर्टिकेरिया की हम बात कर रहे हैं तो अर्टिकेरिया के लिए उतना सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है। कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हो क्या रही है। हाँ, मतलब ये ज़रूरी है कि जब आपको ऐसा हो, तो आप एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें, पर जितना ये डरा रहे हैं, उतना डरने की भी ज़रूरत नहीं। मैं सच में डरा हूँ। मैं सच में डरा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ बस कि अगर स्किन में अचानक से ऐसी कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर हो गई तो फिर वो बहुत इरिटेटिंग होता है। It is irritating, but it is not something that cannot be cured or prevented. बट आई विल आस्क यू Vakshnik, you know the way to treat this out. But when you find a patient like me who is more bothered, who is more irritated and panicked, what would be your suggestion beside the medicine? योगा। सो अर्टिकेरिया जो है ना, स्ट्रेस, ये सब ट्रिगर्स होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आपके डिजीज को ट्रिगर कर लेती है। इट इज नॉट अबाउट अर्टिकेरिया, इट इज अबाउट एवरीथिंग। Okay. तो आपका एक शांत मन रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी तो ठीक हो जाएगी Okay. ट्रीटमेंट से। तो आप योगा करें, आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, आप हाइजीन मेंटेन करें, हम्म, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मतलब आज प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, अपना सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मतलब सही इलाज भी बहुत ज़रूरी सही इलाज भी और हो सकता है मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही मैंने आपको एक पिंपल में देखा है। मुझे लगा कि डॉक्टर पिंपल फिर मुझे है। डॉक्टर ह्यूमन बीइंग भी है। कि बीच-बीच में अर्टिकेरिया के बीच में मेरा पिंपल दिखता है। मतलब मुझे ये निश्चिंती हुई फिर कि ठीक है प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको हम ऐसे एल्बो कर सकते हैं तो इतना पैनिकिंग नहीं होती है वो चीज़। हाँ, मतलब आई वांटेड टू मतलब आई कुड हैव कंसील्ड दिस आल्सो, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन्स, इट इज नॉर्मल टू हैव अ पिंपल। एंड डेफिनिटली या मतलब ये दैट्स द न्यू कूल टू शो योर प्रॉब्लम्स बिकॉज़ वी नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो अर्टिकेरिया की अगर हम बात इतनी सारी चीज़ों में कर रहे हैं हमने देखा कंटेजियस नहीं होता है। यूजुअली एलर्जी किस चीज़ से क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ है कि इन्हीं चीज़ों से ये हो सकता है या किसी भी चीज़ के एलर्जिक से? दूसरा सवाल मेरा जो एक्चुअली सवाल ये था कि अर्टिकेरिया क्या जन्म से होता है किसी को या एक टाइम के बाद ही उभरता है? आज तो पहला किस चीज़ से होता है? नॉर्मली हर बॉडी अलग है, तो किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन जो नोन एलर्जेंस है, जैसे कि जिससे हमने देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को होता है, फूड आइटम्स में एग, ओके। पीनट्स, सोय, व्हीट, अ, प्रॉन्स या क्या कहते हैं उसको? सी फूड सी कुछ भी? फूड, हाँ, सी फूड। कुछ बारी फीवर्स में होता है। एच पाइलोराई जो स्टमक इन्फेक्शन है उसमें होता है। कुछ डिटर्जेंट्स या इस तरह की चीज़ों से भी हो जाता है। तो ये सब कॉमन एलर्जेंस है। अच्छा, तो मतलब ये कॉमन एलर्जी से इससे तो हो सकता है। हाँ। इसके अलावा आपको किस चीज़ से एलर्जी है? वो आपके ऊपर, वो आपके बॉडी मेकअप पे डिपेंड। बॉडी मेकअप पे डिपेंड है। दूसरा आपने क्या पूछा सर? मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि ये जन्म से नहीं, मतलब ये अर्टिकेरिया जन्म से नहीं होता है जनरली। इट इज़ एन एक्वायर्ड फिनोमेना। कोई भी ऐसा ट्रिगर जो कि मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करे कि आप हिस्टामिन रिलीज़ करें, वो अर्टिकेरिया कॉज़ करती है। और ये किसी भी एज में ट्रिगर कर ये सकता किसी भी एज में ट्रिगर कर सकता है, नॉर्मली मिडल एज में ना ज़्यादा होता है। है। तो ऐसा हो सकता है कि भई आप 40-45 साल तक आपको कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी शिकायत हुई नहीं लेकिन अचानक से ये ट्रिगर हुई। कभी-कभी हमने स्पेशली विंटर्स में देखा है ना कि धूप में ना सुखाए गए वूलन, मतलब नॉर्मली आप 1 साल से वूलेन्स रखे हुए हैं, उसको पहनने शुभ हो जाता है। नमी जहाँ पे नमी से नहीं, वूलेन्स सब आपने सुखाए नहीं धूप में, तो वो 1 साल इन्फेक्शन हाँ, ऐसा। तो वो एलर्जी कर जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है, पर हाँ, ठीक है। और जिसको अर्टिकेरिया होता है, उसको ये ना हो बार-बार ट्रिगर ना करे, उसके लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लॉ और रूल्स आप सजेस्ट करेंगी कि ये आप फॉलो करो तो एट लीस्ट यू कैन अवॉइड? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर फैक्टर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हर अर्टिकेरिया के पेशेंट को ट्रिगर हो, लेकिन अगर आप एक डायरी मेंटेन करें कुछ दिनों के लिए कि आज आपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन सिचुएशंस में आपको ये ट्रिगर हो रहा है। ओके। तो देन यू कैन अवॉइड द ट्रिगर्स।
फूड एलर्जी तो सबसे कॉमनेस्ट ट्रिगर है जो कि अवॉइड की जा सकती है। इसके अलावा डस्ट से कुछ लोगों को होता है। जैसे हमने कहा ट्रेन्स में बहुत होता है, तो आप अपना ब्लैंकेट्स कैरी कर सकते हैं। तो जिसको ज़्यादा ससेप्टेबल है जो इंसान, वो ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एनसेड से कभी-कभी कुछ ड्रग्स से होता है, जैसे पेन किलर्स वगैरह से होता है। तो अगर आपको पेन किलर्स से है तो दवाएँ भी अवॉइड की जा सकती हैं। दूसरा कि जिनको ज़्यादा एक हैबिट है कि उनको मतलब हैबिट नहीं सॉरी जिनको टेंडेंसी है कि अर्टिकुलर रिपीट करता है या रिकरेंट है या क्रोनिक है, वो कोशिश करें कि वो कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा पहने। इंडिया में तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। अब यू कैन वेयर कॉटन क्लोथ्स ऑल थ्रू गुड द ईयर। कॉटन क्लोथ्स। हाँ, गुड कॉटन क्लोथ्स एंड ऑल थ्रू द ईयर। या तो आप कॉटन क्लोथ्स पहने, आप ल्यूक वार्म या ठंडे पानी से नहाएं, आप तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं। आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें जैसे कि डव। आप ड्राइंग सोप्स ना यूज़ करें। अपनी बॉडी को नहाने के बाद तुरंत ज़रूर मॉइस्चराइज करें। गमछे का प्रयोग करें। कॉटन के दम कॉटन गमछे जो हमारे इंडिया की शान है। आप वो वेस्टर्न वाले मोटे टॉवल्स ना यूज़ करें। मत करिए। इस अर्टिकेरिया में गमछा गया तो गम छा गया। इसीलिए भी हाँ जी। अ, तो आप ये कह रही थी कि हाँ। मतलब ये बेसिक जो हाइजीन है अपना वो चेक करना चाहिए इंसान। मुझे एक और और सबसे मेन पार्ट कि हैव पेशेंस व्हेन यू आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। जनरली ना लोग अर्टिकेरिया में स्पेशली डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं कि 2 हफ्ता इनका कर लिया और आराम नहीं मिला तो इनको कर लिया, तो इनको आराम नहीं मिला क्योंकि जो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट शुरू करेगा वो एंटीहिस्टामिनिक से ही शुरू करेगा और धीमे-धीमे उसको टेपर ऑफ करेगा या फिर उससे आराम नहीं मिलेगा, हम शुरू से आपको एकदम लास्ट स्टेज वाली दवा कैसे दे देंगे? बिल्कुल। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पेशेंस रखिए, अपने डॉक्टर के पास टिके रहिए, आप ज़रूर आपको आराम मिलेगा। और वो ग्रेजुअली कम होगा। हाँ, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल जैसे अगर आपने पहले हमने एंटीहिस्टामिनिक्स दिया उससे नहीं आराम मिला तो देन वी स्विच ओवर टू साइक्लोस्पोरिन। डेफिनिटली। फिर वी स्विच ओवर टू द इंजेक्शन आता है ओमालिजुमैब करके, जो कि आपके जो सीरम आईजीई होता है उसको बांध लेता है, तो उससे वो कम हो जाता है। बट इंडिया में ये मुश्किल है बिकॉज़ इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके। फिर एक होता है ऑटोलोगस सीरम थेरेपी। आपका ब्लड लेके उससे एक सीरम बना के आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर अर्टिकेरिया, बट वो वीकली करना पड़ता है। तो वो देयर आर ऑप्शंस, लेकिन हमारा भी एक टाइम पीरियड है, एक तरीका है किसी चीज़ को ट्रीट करने का, तो इससे पेशेंस रखना बहुत सही। हुँ। नहीं, मेरा एक्चुअली ये लास्ट सवाल यही था जिसका आपने पार्शियल जवाब दे दिया कि इज़ इट ऑल अबाउट दैट ओरल मेडिसिन एंड द ऑइंटमेंट और इज़ देयर एनीथिंग व्हिच कैन बी इंजेक्टेड? हाँ, सो देयर इज एन इंजेक्शन कॉल्ड ओमालिजुमैब और ऑफ दोस क्लास जो कि इस सीरम आईजीई को बांधते हैं। आईजीई क्या होता है? वो बताता है कि कितना सीवियर है। वो एलर्जी किस चीज़ से ये नहीं बताता। इट टेल्स यू हाउ सीवियर योर अर्टिकेरिया इज। जनरली अगर आईजीई कम है तो ओमालिजुमैब उतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन आईजीई ज़्यादा है तो ओमालिजुमैब इज अ गुड ऑप्शन। इंडिया में इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो यू कैन गो फॉर ऑटोलोगस सीरम थेरेपीज। उसमें हम आपका ब्लड लेते हैं 5 ml, उसको सेंट्रीफ्यूज करके बस एक सीरम बनाते हैं, वो आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं और उस वो एक ऑटो इम्यूनिटी के प्रोसेस से आपको धीमे-धीमे ओवर द पीरियड ऑफ 8 वीक्स आपको ठीक करती है। ओके। So, ladies and gentlemen, we are going through the solutions towards urticaria. डॉक्टर साहब ऐसा कोई सवाल जो मेरे से छूट गया लेकिन आपको लग रहा है अर्टिकेरिया से रिलेटेड अपने ऑडियंस को और व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहिए तो प्लीज़? कोई सवाल तो आपका नहीं छूटा। मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि आई हैव हर्ड एंड आई हैव ट्राइड एंड आई हैव टेस्टेड ऑन अ फ्यू पेशेंट्स कि अजवाइन और कपूर के धुएँ को सूंघने से अर्टिकेरिया में हेल्प होता है। धुएँ को मतलब उनको मतलब जलाना या होता है? नहीं, या तो जलाइए या तो आप उसको हाथ में रब करके उसको स्मेल करिए। बिकॉज़ दे ऑक्सीडाइज़ तो मतलब कैम्फर तो ऑक्सीडाइज़ नहीं कैंसर जाते। ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाँ, तो द स्मेल उसका जो जाता है दैट इज़ हाँ, अ गुड कंडक्टर टू गेट रिलीफ। वाओ! बट सो दिस इज ट्राई एंड टेस्टेड एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स। अ, मैं थोड़ा-सा अभी भी डरा हुआ हूँ लेकिन हालाँकि मुझे पक्का-पक्का यकीन है क्योंकि जब मेरे साथ डॉक्टर नेहा शाह हैं और आपके साथ डॉक्टर नेहा शाह है तो ये सारी जो डर वाली प्रॉब्लम्स हैं इससे हम बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाएँगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऑन डिमांड था, किसी की सोच थी कि ये इस पे बात होनी चाहिए, वो हमारे रेगुलर दोस्त हैं। So thank you so much for connecting with us. Thank you so much
for giving your valuable input for what we should be talking on. So stay tuned with us. Take care. We'll be catching you super soon in the next series of Dermatologist with Dr. Neha Shah. We wish you a disease-free skin on this Republic Day. Happy Republic Day. Jai Hind.